बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। कल हमने चैप्टर 11 में एसएलओ स्टार्ट किया था। डिस्कस ब्रीफली द ऑब्जर्वेशंस डार्विन मेड ड्यूरिंग हिज वॉयेज ऑन एचएमएस बीगल। मैंने आपको बताया था ये इसकी शिप का नाम था एचएसएम बीगल, और इसने असल में ब्रिटेन से अपना सफर स्टार्ट किया और मेन फोकस इसका था साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और उससे मुंसलिक गैलापेगस आइलैंड्स, जहां पे ये फोकस किया इसने और अपनी मेजर ऑब्जर्वेशन दी जिन्हें हमने कल पढ़ा। अब गैलापेगस के अंदर मैंने आपको बताया था कि डार्विन ने ना 14 टाइप्स ऑफ फिंचेस को स्टडी किया था, और डार्विन का मानना है कि इन तमाम फिंचेस का जो इंसेस्टर था ना, वो कोई एक था जो मेन लैंड से, मेन बरे आजम से मूव करके इन छोटे छोटे जजीरों पे आया था जिन्हें हम गैलापेगस आइलैंड्स कहते हैं। जब मेन लैंड से एंसेस्ट्रल फिंच इन गैलापेगस आइलैंड्स पे आई तो यहां हर आइलैंड का एनवायरमेंट डिफरेंट था। स्पेशली इन एनवायरमेंट पे मौजूद जो डाइट सोर्स है वो मुख्तलिफ थी। जब इन फिंचेस ने अपने अपने एनवायरमेंट में डिफरेंट डाइट सोर्सेस के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट किया तो इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ गई, जो कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा कि ये जो वेरिएशंस होती हैं ये स्लोली होती हैं। कई जनरेशन के बाद आप देखते हो कि ये वेरिएशन इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि आप कहते हो अब जो मौजूदा ऑर्गेनिज्म है ये एक अलग स्पीशीज है और जो एंसेस्टर था वो एक अलग स्पीशीज है। कुछ ऐसा ही इस एंसेस्टर के साथ हुआ जिससे 14 डिफरेंट टाइप्स की फिंचेस गैलापेगस आइलैंड पे इवॉल्व की, और स्पेशली हमने इनमें फोकस किया इनकी बीक शेप और बीक साइज पे। इनकी बीक की शेप और साइज डायरेक्टली रिलेट करते हैं इनके एनवायरमेंट में मौजूद डाइट सोर्स पे। इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं उनकी आप बीक शेप देखोगे आपको मुख्तलिफ नजर आएगी। जो वेजिटेरियन है उनमें बीक शेप मुख्तलिफ है। ठीक है, तो आप फूड सोर्स के लिहाज से देख रहे हो कि इनकी बीक शेप वेरी कर रही है। अब जरा गौर से देखो, सीड ईटर्स जो हैं इनकी बीक शेप देखो कितना ज्यादा आपको यहां थिक नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सीड को जब क्रैक करना है तो उसके लिए फोर्स ज्यादा चाहिए, क्योंकि सीड्स हार्ड है। इसीलिए आप देखते हो कि इनकी जो बीक है वो शेप के लिहाज से जरा ज्यादा ब्रॉड है। आज हमने जो नेक्स्ट एग्जांपल पढ़नी है, क्योंकि एसएलओ हमें डार्विन की ऑब्जर्वेशंस पे फोकस करने का कह रहा है, क्योंकि इन्हीं ऑब्जर्वेशन की बेस पे डार्विन अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को वेरीफाई कर रहा होता है कि मेरे पास ये ऑब्जर्वेशन एज ए प्रूफ है, एज ए एविडेंस है। अब नेचुरल सिलेक्शन जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग वो फेवर करती है इन्हीं एडॉप्टेशंस को जो कि ऑर्गेनिजम्स में अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आती हैं, और जो वेरिएशंस एनवायरनमेंट में उन्हें सरवाइव करने में मदद देती हैं, वहां फूड सोर्सेस को और डिफरेंट रिसोर्सेस को ज्यादा बेहतर यूटिलाइज करने में मदद देती हैं। हम देखते हैं उन वेरिएशन को रखने वाले ऑर्गेनिजम्स तादाद में बढ़ते जाते हैं, और जिनमें वेरिएशंस जो है वो सूटेबल नहीं होती वो विद टाइम कम होते रहते हैं। इसे ही आप नेचुरल सिलेक्शन कहते हो। ठीक, और डार्विन कहता है यही चीज फिंचेस के साथ हुई, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि गैलापेगस आइलैंड के ऊपर जो मौजूद फिंचेस हैं उनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, उनके ट्रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से उनमें रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो बढ़ गई। याद है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में हमने बात की थी कि यहां सक्सेस से मुराद या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से मुराद रिप्रोडक्टिव सक्सेस है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। तो फिंचेस जो थे चूंकि वो बेहतर अडॉप्ट किए, जो कि हमें नजर भी आता है उनके अंदर इतनी वेरिएशन से कि उनमें वेरिएशन बताती है कि इनमें अडॉप्टेशन बेहतर हुई है, इसलिए हमने देखा उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस सर्वाइवल भी बेहतर था। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है गैलापेगस पे पाए जाने वाले टर्टोइजेस।
अब टॉर्टोइसेस जो हैं, इनमें स्पेशली आप शेल की शेप्स और शेल के साइजेस को ना उनके हैबिटेट और फूड सोर्स के साथ रिलेट कर सकते हो। जैसे हमने फिंचेस में बीक शेप और साइज को डाइट के साथ रिलेट किया, वैसे ही यहां इन टर्टल्स के शेल की शेप और साइज भी लिंक करते हैं। कैसे? कहता फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सिनेरियो है। एक वो ग्रुप है टर्टल्स का जो एक ऐसे एरिया में रहता है जहां ग्राउंड वेजिटेशन बहुत ज्यादा है। आसान अल्फाज में कुछ टर्टल्स ऐसे हैं जिन्हें घास बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है। आप देखते हो उनके जो शेल हैं दे आर डूम शेप्ड। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो सिनेरियो वन। सिनेरियो वन के अंदर जो टर्टल्स है इसका शेल आपको ज्यादा गुंबद नुमा नजर आ रहा है, डूम शेप है। क्यों डूम शेप है? क्योंकि इसको नीचे ग्राउंड से इजीली ग्रास अवेलेबल है, जिस वजह से इसे अपनी गर्दन ऊपर नहीं उठानी पड़ती, आराम से सर नीचे करके गर्दन नीचे करके घास चरता रहता है क्योंकि फूड अबंडेंट है। इसके बरक्स आपके पास आप देखते हो दूसरा ग्रुप आता है टर्टल्स का जो एरिड आइलैंड में रहता है। एरिड आइलैंड से मतलब है जहां पे उसको छोटी घास इतनी ज्यादा नहीं मिलती या ओवरऑल वेजिटेशन की कमी है, वहां उसके लिए टॉलर वेजिटेशन अवेलेबल होती है, ऊंची घास होती है, जिस वजह से आप देखते हो कि उस ऊंची घास को खाने के लिए ना उसे अपनी गर्दन ऊपर करनी पड़ती है। और अगर उसे अपनी गर्दन उठानी पड़ती है तो इसका मतलब है उसका जो शेल है ना ये डूम शेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डूम शेप शेल है ये उस तरह नेक को स्ट्रेच नहीं करने देता, उसे फेवर नहीं करता। तो आप देखते हो इनका जो शेल है वो डूम शेप होने की बजाय फिर सैडल बैक शेल है। क्यों सैडल बैक शेल है? सैडल आप कहते हो वो जो आप घुड़सवारी के दौरान या जानवर के ऊपर बैठते वक्त जो आप वो स्ट्रक्चर यूज करते हो सैडल, इनका शेल भी उस तरह का है। सैडल शेल होने की वजह से आप देखते हो कि इनके लिए अपनी नेक को स्ट्रेच करना इजी हो जाता है। ये देख रहे हो, एक तो ये डूम शेल की तरह बिल्कुल इनके सर के ऊपर तक नहीं आया हुआ, दूसरा आप देख रहे हो कि आपको इसमें यूं सैडल लाइक वेव नजर आ रही है। इसी वजह से हम देखते हैं कि ये जो टर्टल्स हैं ये उस टालर घास को ईट करने के लिए अपनी नेक को स्ट्रेच कर पाते हैं। अब देखो टोटली शेल की शेप इनमें कैसी है, इन्हें फेवर दे रही है इनके एनवायरनमेंट में मौजूद फूड सोर्स को। डार्विन ने यह ऑब्जर्वेशन की कि चूंकि जो शेल शेप है ये डाइट के साथ लिंक कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि जो टर्टल्स हैं इनमें एडॉप्टेशन आई है, एवोल्यूशन हुई है अपने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। जैसा फूड सोर्स था उस लिहाज से ये अडॉप्ट करते गए। एक तरफ डूम शेप्ड शेल आ गया जहां नेक हाई करने की स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, और दूसरी तरफ आपके पास सैडल बैक शेल आ गया जो स्पेसिफिकली फेवर करता है कि अगर घास वेजिटेशन बहुत ज्यादा नहीं है और लॉन्ग है तो टर्टल्स जो है दे कैन इजीली स्ट्रेच देयर नेक। यहां बस एक आपके इंटरेस्ट के लिए पिक्चर दिखाई हुई है कि किस तरह डिफरेंट गैलापेगस आइलैंड्स के अंदर आपके पास वैरायटी ऑफ टर्टल्स है अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट शेल शेप्स, और वो शेल शेप्स डायरेक्टली इनके वहां हैबिटेट और फूड सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है या उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब कहते हैं जो सैडल बैक शेल है ये उन्हें अलाउ करता है कि दे कैन स्ट्रेच देयर नेक टू रीच फूड सोर्स। चार्ल्स डार्विन ने असल में इन्हीं वेरिएशंस को स्टडी किया था ये समझने के लिए कि किस तरह से एडॉप्टेशन और एवोल्यूशन मिलके काम करते हैं। एवोल्यूशन असल में यही है ना जो मैं आपको समझा रहा हूं कि हर जनरेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ नई तब्दीलियां ला रही है अपने अंदर, जिन्हें आप एडॉप्टेशन कह रहे हो। और ये एडॉप्टेशन डायरेक्टली एनवायरनमेंट से लिंक है कि जैसा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं एडॉप्टेशन आ रही हैं।
और जब ये काम कई जनरेशन तक होता है तो वो अडॉप्टेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक जनरेशन ऐसी आती है, हम कहते हैं अब ये अपने एंसेस्टर से बदल चुकी है, आप कहते हो ये एवोल्यूशन हो गई है। तो डार्विन ने ये मफरूजा दिया कि एवोल्यूशन का प्रोसेस इस तरह हो रहा है। इसने बहुत सारे सिनेरियोज जो हैं, एग्जांपल्स जो हैं, उनको कंसीडर किया। हम बस 2-3 को हाईलाइट कर रहे हैं अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसी तरह फिंचेस और टर्टल्स के बाद ही स्टडीड मैरीन इग्वाना। मैरीन इग्वाना का साइंटिफिक नेम जो है वो ब्रैकेट में आपके पास मेंशन है, एम्ब्लिरिंकस क्रिस्टेटस। क्या है? कहता है ये आपके पास एक तरह की लिजर्ड ही है, लेकिन ये खास लिजर्ड है जो आपको सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में गैलापेगोस आइलैंड्स पे मिलेगी, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलती। ठीक है, अब सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए एक पॉइंट मैं यहां आपके रेज करता चलूं। अगर साइंस कहती है कि एवोल्यूशन हुई है, जैसे कि डार्विन ने भी देखा कि आपके पास जो गैलापेगोस आइलैंड्स के ऑर्गेनिज्म है वो काफी हद तक मिलते हैं जो मेन कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका का। ठीक है, तो ये जो मेरीन इग्वाना या इस जैसे और ऑर्गेनिज्म है जो आपको सिर्फ गैलापेगोस आइलैंड में ही मिल रहे हैं और दुनिया के किसी हिस्से में नहीं मिल रहे, तो ये एवोल्यूशन के कंसेप्ट के साथ कैसे रिलेट करते हैं? एवोल्यूशन का कंसेप्ट तो कहता है कि ये फिर आपको दुनिया के सिर्फ एक मखसूस खित्ते में नहीं मिलने चाहिए, ये उसके आसपास के एरिया में भी होने चाहिए, तभी तो आप कहोगे ना ये इवॉल्व हुए। अगर आप कहते हो ये दुनिया के एक ही खित्ते में मौजूद है और उसके अलावा कहीं और इसके आसार नहीं मिलते, इनकी प्रेजेंस नहीं है, तो फिर एवोल्यूशन कहां से आ गई? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है यहां इस सिनेरियो में। इसका आंसर फिर डार्विन ने यह दिया था कि डार्विन ने उन जगहों पे, फर्ज करो अगर आप मैरीन इग्वाना की एग्जांपल ले लो, जिन आइलैंड्स पे मैरीन इग्वाना है ना, डार्विन ने वहां जमीन की खुदाई की और वहां पे माजी के जो ऑर्गेनिज्म है उनके फॉसिल्स रिकवर किए। जब उसने फॉसिल्स रिकवर किए ना, तो उसने देखा कि कुछ फॉसिल्स ऐसे हैं जो आज मैरीन इग्वाना के करीब करीब हैं, यानी कि बिल्कुल वैसे ही फॉसिल नहीं है, लेकिन उन फॉसिल्स के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आज के इस लिविंग मैरीन इग्वाना के अंदर है। इससे उसने ये अखज़ किया कि ये जो फॉसिल्स है ना, ये असल में अर्ली ऑर्गेनिज्म थे जिनमें वेरिएशन आई है और वो इवॉल्व होके आज मैरीन इग्वाना की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। क्यों? क्योंकि 100% सिमिलर नहीं है, इसका मतलब है ये एंसेस्ट्रल फॉर्म थी और डिफरेंस बता रहे हैं कि इनमें एवोल्यूशन आई है, लेकिन कुछ ना कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज हैं जो बताती हैं कि असल में आज की जो मैरीन इग्वाना है इसके एंसेस्टर माजी में यहीं इसी आइलैंड के ऊपर मौजूद थे। तो इस तरह से डार्विन ने इस पॉइंट को भी टैकल किया। खैर, हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। अब मैरीन इग्वाना को अगर हम देखें, अगेन एवोल्यूशन के कंसेप्ट के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, एडॉप्टेशन के साथ, नेचुरल सिलेक्शन के साथ अगर हम लिंक करें तो हम देखते हैं कि मैरीन इग्वाना जो है ये असल में मैरीन एल्गी को एज ए फूड यूज करती है। और मैरीन एल्गी जो है ना, ये आपके पास सतह समुद्र के नीचे है, बिलो द सी है, जो आपके पास सी सरफेस है वहां पे होती है। इसका मतलब यह है इस लिजर्ड को स्विम करना पड़ता है अपने फूड तक रसाई हासिल करने के लिए, और अगर इसे स्विम करना पड़ता है वाटर के अंदर तो इसका मतलब है इसके अंदर अडॉप्टेशन ऐसी होनी चाहिए कि इसके लिए स्विमिंग आसान हो जाए। तो आइए देखते हैं कैसा कुछ हुआ। अब इसको मैरीन एल्गी ईट करने के लिए और अपने माहौल में बेहतर अडॉप्ट करने के लिए इसमें क्या हुआ, हम देखते हैं कि इसकी जो लिम्स है ना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जो एक टिपिकल लिजर्ड होती है, इसकी लिम्स वैसी नहीं है, काफी थिक है, स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसे स्विम करने के लिए भी तो स्ट्रॉन्ग लिम्स चाहिए। फिर आप देखते हो इट हैज फ्लैटेंड टेल। इसकी जो टेल है ना, एक तो वो फ्लैट है, रफ नहीं है। फ्लैट होने का फायदा पानी के अंदर मूव करने में, स्विम करने में आसानी। और दूसरा आप देखते हो कि वो लॉन्ग भी है। ये देखो जरा कैसी फ्लैट और लॉन्ग है, ताकि इसे स्विमिंग के अंदर मदद दे सके। ठीक है। और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इसका जो स्किन कलर है ये डार्क है।
अब ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, थोड़ा सा इस पे ऑब्जर्व करो, कंसंट्रेट करो। स्किन कलर डार्क होने का एडॉप्टेशन से क्या रिलेशन है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, जरा गौर करो। अगर इसे वाटर में स्विम करना पड़ता है तो इसका ऑब्वियस मतलब होता है इसकी बॉडी से बहुत सारी हीट लॉस होती है या इसे एनर्जी यूज करनी पड़ती है। स्विमिंग के लिए बॉडी को एनर्जी यूज करनी पड़ती है, एक चीज। दूसरा, वाटर वैसे ही कोल्ड होता है तो बहुत सारी बॉडी की हीट बाहर वाटर में रिलीज हो जाती है। इसे वो जो एनर्जी लॉस हुआ है उसे कंपनसेट करने के लिए फिर क्या करना चाहिए, एक तो वो फूड खा रही है ताकि फूड से उसे एनर्जी मिले, दूसरा उसके अंदर ये अडॉप्टेशन आई है, उसका स्किन कलर डार्क रख दिया गया है ताकि जब वो खुश्की पे आए तो खुश्की पे आके वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करे और वो जो उसने एनर्जी कंजप्शन किया है उसको कंपनसेट करे, उसकी तलाफी कर सके। तो ये वो सारी जो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्ट्रॉन्ग लिम्स का होना, टेल फ्लैट और लॉन्ग होना ताकि उसे तैरने में आसानी हो, और स्किन कलर का डार्क होना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सके, ये तमाम चीजें उसे उस स्पेसिफिक आइलैंड के माहौल में जिंदा रहने में मदद करती है, जिससे अगेन डार्विन ये नतीजा निकालता है कि असल में लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक अडॉप्ट करते हैं, या यूं कह लो कि एनवायरनमेंट की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में अडॉप्टेशंस आती हैं, जो अडॉप्टेशंस उन्हें उस एनवायरनमेंट में जिंदा रहने में, सर्वाइव करने में, रिप्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होती हैं। आप देखते हो उन चेंजेस को रखने वाले ऑर्गेनिज्म ज्यादा बेहतर सर्वाइव करके रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये सिलसिला जब कई जनरेशन तक चलता रहता है तो हम देखते हैं हमारे पास इतनी ज्यादा अडॉप्टेशन आ जाती है कि एक नई स्पीशीज इवॉल्व हो जाती है। अब ये एक सक्सेस स्टोरी है, मैरीन इग्वाना की भी अगर हम बात करें तो ये एक सक्सेस स्टोरी है कि इसने खुद को उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के मुताबिक अडॉप्ट किया जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता, इसलिए आप देखते हो कि ये आपको सिर्फ उसी एक स्पेसिफिक आइलैंड में मिलती है। इसकी जाहरी सूरत हाल की वजह से ना दिखने में इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, तो डार्विन ने इसके लिए जो वर्ड यूज किया था वो था हिडियस लुकिंग लिजर्ड, बदसूरत लिजर्ड। लेकिन उसके बावजूद ये इसकी खासियत है कि ये आपके पास एवोल्यूशन से रिलेटेड एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, इट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल हाउ एनिमल्स कैन इवॉल्व एंड अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग। ये एक सक्सेस स्टोरी है एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से। डार्विन ने कई वॉल्यूम्स लिखे, जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी वो इतनी ज्यादा थी, उसने इतना एक्सटेंसिव वर्क किया था कि अपने इवेंट्स के दौरान, वॉयेज के दौरान जो इवेंट्स थे उनकी डिटेल पे उसने कई वॉल्यूम लिखे और उनको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया 1839 के अंदर। लेकिन ये काम कई अरसे तक जारी रहा, वो अपने ही काम को बार बार रिवाइज करता रहा ताकि उसमें बेहतरी लाई जाए, और इवेंचुअली उस सारे कलेक्शन को उसने नाम दिया द वॉयेज ऑफ द बीगल। और इसी के अलावा सिर्फ यही नहीं, इसने साथ साथ कोरल रीफ्स के ऊपर भी किताब लिखी। कोरल रीफ्स जो है इनकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, ग्रेड 11 में आप पढ़ोगे। ये एक तरह से आपके पास मैरीन इकोसिस्टम, एक छोटा सा इकोसिस्टम बनाते हैं जहां आप देखते हो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म जो है एट अ टाइम वहां रह रहे होते हैं, उनका वो फूड सोर्स का एरिया बन जाता है, रहने की जगह बन जाती है, ब्रीडिंग एरिया बन जाता है। तो कोरल रीफ्स जो है मैरीन इकोसिस्टम में इनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है। इस पे उसने किताब लिखी, यानी काम किया बहुत ज्यादा। बर्निकल्स के ऊपर काम किया, वोल्केनोस पे काम किया। अगर आपको याद हो कल जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने पहले ही कहा था कि डार्विन ने इस वॉयेज के दौरान जहां प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर बहुत काम किया, वहीं उसने जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम किया। तभी वो इतना एक्सटेंसिव वर्क कर सका कि उसने इन तमाम चीजों को लिंक करते हुए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी। लेकिन उसकी जो सबसे फेमस बुक है एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से, उस बुक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज कैसे ओरिजिनेट होती है। और हमने इसी चैप्टर के स्टार्ट में जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन पढ़ी है, वो भी इसी बुक के अंदर दी गई थी, जहां पे वो ओवर पॉपुलेशन की बात करता है। ठीक है, स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल कहता है, फिर उसके बाद स्ट्रगल या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहता है, अडॉप्टेशंस आती हैं, वेरिएशंस आती हैं। ये सब इसने इस किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में किया था, जो उस सफर के 23 साल बाद लिखी गई थी। और इसने अपने वक्त के जो बड़े बड़े मुखालिफ
ऑपोजिट आइडियाज थे, जैसे आइडिया ऑफ डिवाइन क्रिएशन और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, इसको चैलेंज किया था। आइडिया ऑफ डिवाइन क्रिएचर कहता था कि जानदार आज जिस शक्ल में है शुरू से ही ऐसे थे, इनमें कोई चेंज नहीं आई, कोई एडॉप्टेशन नहीं आई। मोस्टली आप देखते हो कि ये रिलीजियस पर्सपेक्टिव में ये थ्योरी दी जाती है। तो डार्विन ने अपनी थ्योरी से इन तमाम उस वक्त के जो ज्यादा मानी जाने वाली, फॉलो की जाने वाली थ्योरीज थी, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, वहां इन आइडियाज को चैलेंज किया था। वेस्टर्न वर्ल्ड जो थी डार्विन के टाइम में, वो मजहब से दूर होती जा रही थी, बेदीन और लिबरल साइड पे जाती जा रही थी, जिस वजह से उनके लिए वो पुरानी थ्योरीज जो थी उसकी निस्बत डार्विन की थ्योरी ज्यादा बेहतर थी, जो उनके उस लिबरल और बेदीन नजरियात को सपोर्ट करती थी। ठीक है, जैसा भी है, कंट्राडिक्शन या आप कह लो सवालात डार्विन के काम पे भी है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है, इसके अगेंस्ट भी बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हमें मिलते हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हम कहते हैं कि ये साइंटिफिक हिस्ट्री का बहुत ही सिग्निफिकेंट, इंफ्लुएंशियल वर्क है जो कभी भी लिखा गया, और उसने इतना देर पा असर छोड़ा हो। ठीक है, जिसपे आज भी हम देखते हैं डिस्कशन और डिबेट्स हो रही हैं। ठीक है, जैसे यहां लिखा हुआ है कि डार्विन का आइडिया उसके अपने टाइम में बहुत कंट्रोवर्शियल था, लेकिन इसने मॉडर्न डे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बुनियाद रखी, और आज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन जो है, इसे साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत बड़े लेवल पे तस्लीम करती है कि असल में दुनिया में जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, उसकी बुनियादी एक्सप्लेनेशन डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बेहतर तरीके से बताती है। ठीक है, आई होप हमारा जो SLO है, जिसका एक्शन वर्ब कहता है कि हम उसकी ऑब्जर्वेशन को डिटेल डिस्कस करें, हमने वो अच्छे से कवर किया है। ठीक है, इसको पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट SLO से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।